तो नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, सन से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है अलग अलग टाइप की। तो उन्हीं सभी वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं। क्लियर है? किसी को कोई आइडिया है कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं? हीट वेव्स, चलो मान लेते हैं। यूवी, हाँ यूवी रेस। और कोई कभी नाम सुनाओ? चलो पढ़ें, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी वेव्स निकलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी वेव्स, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखूँ तो सन से जो भी लाइट रेज आती हैं उनमें गामा रेज होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गामा रेज होती हैं। क्लियर है? उसके बाद कौन सी निकलेंगी? एक्स रेज। क्लियर है? उसके बाद कौन सी निकलती है बच्चों? एक्स रेज। एक्स रेज के बाद और क्या निकलती है? अल्ट्रा वायलेट निकलती है। अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। क्लियर है? अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। देन उसके बाद हमारी विजिबल लाइट या विजिबल वेव्स निकलती हैं या विजिबल रेज निकलती हैं, विजिबल रेज, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन होता है, ये वही रीजन है जो आप लाइट देख पाते हो। क्लियर है? ये वही रीजन है जो आप देख पाते हो, इसलिए इसको विजिबल रेज बोला गया है। विजिबल रेज के बाद कौन सी आती है? इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो विजिबल रीजन के बाद आती हैं इंफ्रारेड। क्या आती हैं? अरे कोई जोश ही नहीं यार तुम में। जब मैं कहूँ पूछूं तो जवाब तेजी से देके बोलना है, ठीक है, तेजी से देना है, सबको जवाब देना है। एक जोश लेकर आओ अपने अंदर। यार फिजिक्स पढ़ रहे हो, ऐसे ही थोड़ी है, पूरी बॉडी वाइब्रेट होनी चाहिए, है ना। चलो, तो इंफ्रारेड, हमारी इंफ्रारेड रेज आ गई या वेव्स आ गई, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। इसके बाद स्टूडेंट्स आती है माइक्रोवेव्स। क्या आती हैं? माइक्रोवेव्स। और माइक्रोवेव्स के बाद लास्ट में क्या आती हैं? रेडियो वेव्स। क्या आती हैं? रेडियो वेव्स। बहुत अच्छे, ठीक है। तो यही पूरा हमारा सन से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसको हम स्टडी करते हैं। ये स्पेक्ट्रम सबको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? अब कुछ पता नहीं है कहाँ से कैसा कुछ भी पूछ ले, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक एक करके साथ साथ हम बोलेंगे। क्या क्या आ रहा है सबसे पहले? गामा रेज, रेडियो वेव्स, लास्ट में ये है, ठीक है। अब इसमें किस चीज के ऊपर सवाल ज्यादा पूछा जाए? एक तो ये नाम पूछ लिए कि कौन कौन सा निकलता है, कौन सा है या नहीं, एमसीक्यूज में पूछ लिया गया। दूसरा, इसका कंसेप्ट क्या पूछा जाता है बच्चों? जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो, अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कि फ्रीक्वेंसी इन सब रेस की कैसी होती है और वेवलेंथ कैसी होती है। अगर सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेस की होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी एक्स रे की, अल्ट्रा वायलेट की उससे कम हो जाती है, उससे कम विजिबल, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम माइक्रो, और सबसे लास्ट में सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? तो हमने ये देखा कि ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या डिक्रीज होगा? बताओ क्या डिक्रीज होगा? अरे अभी तो बताया, सारे साथ मिलके बोलो, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर बच्चों हम यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम मूव करते हैं, सो देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी, सो हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज हो रहा है? फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। क्लियर है? और वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं तो वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है। कैसे? गामा रेज जो होती हैं उनकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। क्लियर है? उससे ज्यादा वेवलेंथ एक्सरे की होगी,
उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट, उससे ज़्यादा विजिबल रेज की, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड की, उसके बाद ज़्यादा किसकी होगी, माइक्रोवेव की, और लास्ट में किसकी होगी, रेडियो वेव की। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो वेव की। बताओ बात समझ में आई क्या? हाँ, तो हम यहाँ पे साथ में और क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड वेवलेंथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, वेरी गुड, वेवलेंथ इंक्रीजेस। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक अगर मूव करेंगे, या फिर दो के बारे में पूछ लिया। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ अल्ट्रा वायलेट रेज और विजिबल रेज में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, है ना, तो अब आपको पता लगा किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अल्ट्रा वायलेट की, है ना। लेकिन अगर मैं वेवलेंथ पूछूं किसकी ज़्यादा होगी, तो अगर ये नहीं पढ़ा होता स्पेक्ट्रम तो ये पता ही नहीं होता, है ना। अब ये चीज़ कहाँ तक आपको हेल्प करेगी, या आपको ओलंपियाड्स के एग्जाम तक हेल्प करेगी। तो जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अप टू द ओलंपियाड्स तक पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है। और ये सेम की सेम यही चीज़ आपको 12th क्लास में भी पढ़ाई जाती है इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, क्लियर है। उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ाया जाएगा, यही चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा, फ्रीक्वेंसी से मतलब समझते हैं क्या होता है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। चलो मैं थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि आप इसको अच्छे से रियलाइज़ नहीं कर पाते, इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि ग्राफ्स के ऊपर होता है। अगर बच्चों मैं कोई एक फ्रीक्वेंसी, मैं अगर कोई ग्राफ लेता हूँ, लेट्स से मैंने ये ग्राफ लिया, ठीक है, ये एक वेव है, इसको क्या बोलेंगे, एक वेव। सारी वेव्स ऐसे ही होती हैं, है ना, या तो कॉस की वेव होती है, साइन की वेव होती है। कॉस और साइन पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा, अभी आएगा, मैथ्स में आएगा, क्लियर है। तो वेव्स या तो कॉस वेव होती है, साइन वेव होती है, ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे इसमें आती हैं। और भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी भी मतलब ग्राफ्स होते हैं। तो हम जनरली जो फिजिक्स में वेव्स पढ़ते हैं वो कॉस वेव और साइन वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है ये वैसे बेसिकली साइन का ग्राफ है, साइन वेव है, ठीक है। तो ये हमने एक वेव ले ली, वेवलेंथ का मतलब समझते हैं क्या होता है, कोई बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेवलेंथ? 9th में पढ़ाते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नहीं, हाँ, वो फ्रीक्वेंसी बताइए आपने, टू वेव्स, थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत, क्रस्ट एंड ट्रफ, नो, एक इस क्रस्ट और इस ट्रफ के बीच में मैं डिस्टेंस ले लूँ तो क्या वेवलेंथ हो जाएगी? आपने बताया, आपके अकॉर्डिंग। आपने कहा कि क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस मैं लूँ तो वेवलेंथ होगी, तो मैंने ये ले लिया और एक ये ले लिया, क्या ये वेवलेंथ हो जाएगी? नहीं, क्या होगी? तो क्रस्ट, मैंने ये वाला क्रस्ट ले लिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया, तो भी क्या वेवलेंथ हो जाएगी? नहीं, एक चीज भूल रहे हो, क्या भूल रहे हो? टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस ही वेवलेंथ होता है किसी वेव में। बताओ बात समझ में आई? तो या तो मैं इन दोनों क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लूं, इसको मैं कह दूं दैट इज आवर वेवलेंथ, राइट, या फिर दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लूं और मैं कह दूं ये वेवलेंथ है, दोनों एक ही डिस्टेंस आएगा, तो एक ही बात होती है। तो वेवलेंथ से अब मतलब समझ में आया? मैंने आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, लेकिन क्या अभी तक आपको पता था वेवलेंथ, याद था, रिकॉल रहा था कि वेवलेंथ होती क्या है? तो समझना जरूरी है, तभी तो ये पूरी चीज़ समझ में आएगी कि सर ने वेवलेंथ तो पढ़ा दी, लेकिन वेवलेंथ एक्चुअल में होती क्या है, किस किस चीज़ से इसको रियलाइज़ करते हैं, क्लियर है। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जवाब आपने दिया था कि नंबर ऑफ, क्या बताया था आपने? ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, कितना ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम में हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। या फिर मैं ये कह दूं कि राइट,
पूरे एक टाइम पीरियड में, किसी गिवन टाइम पीरियड में कितने अप्स और डाउन्स हो रहे हैं, कितने क्रस्ट या कितने ट्रफ हैं एक सेकंड में, उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में मान लो, देखो चलो कोई वेव है, ठीक है, ये समझ में आए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितने अप्स और कितने डाउन्स होंगे, क्लियर है। अगर एक सेकंड में मान लो कोई 100 अप्स बना देता है, 100 क्रस्ट आ जाते हैं उसके अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100, है ना। और अगर कोई 50 क्रस्ट उसमें आपको दिखे एक सेकंड के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगी। ये बात समझ में आई। चलो अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और कम कैसे दिखाई देती है, मैं दो वेव्स बनाता हूँ और उसमें दिखाऊंगा आपको कि एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा या फिर कम है ना। दिख भाई, पता भी तो लगना चाहिए कि कैसे होती है। एक वेव हमने ये बना रखी है, इसको ले लेते हैं, एक वेव मैं और बना देता हूँ और उससे फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखो दो वेव्स बनाई है, एक वेव ये है, एक वेव ये है, दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ। ये पास पास है ना। दोनों का एम्पलीट्यूड हम सेम मान लेते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होती है, एम्पलीट्यूड एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है मैक्सिमम का, कि वाई एक्सिस में कितना मैक्सिमम जा रहा है, क्लियर है। अभी वाई एक्सिस में है ना ये, तो वाई एक्सिस में कितना मैक्सिमम जा रहा है वो एम्पलीट्यूड बताता है। दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। अब आप देखोगे कि अगर मैं मान लूँ यहाँ तक, इतने डिस्टेंस तक मानूँ दोनों में, ठीक है, इतने डिस्टेंस तक अगर मैं दोनों में मानूँ, मान लो ये वो डिस्टेंस है, तो इसमें नंबर ऑफ क्रस्ट कितने आ रहे हैं, 2। उतने ही डिस्टेंस में इसमें कितने नंबर ऑफ क्रस्ट आ रहे हैं, 4। देख रहे हो, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रस्ट ज़्यादा आ रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके कंपैरिजन में, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो कम और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ कैसे दिखाई देते हैं। हाँ, अब एक चीज़ मैं और बनाता हूँ, एक चीज़ और आपको समझाता हूँ इसमें। अब इसको, इस चीज़ को देखो, इसी कंसेप्ट से लिंक करते हैं। जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा उसको हम इसी से ही लिंक कर लेते हैं। तो बच्चों अगर मैं कहूँ यहाँ पे कहूँ कि गामा वेव्स जो होंगी, गामा वेव्स का ग्राफ आपको कैसा दिखाई दे रहा होगा। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है ना इसकी, तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। ये तो फिर भी मैंने ज़्यादा कर दिया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है तो देखो इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत कम नहीं आ रहा क्या, नज़दीक नज़दीक होंगे, वेवलेंथ कम आएगी अपने आप, हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है। अब चलो रेडियो वेव्स के पास आते हैं। रेडियो वेव्स की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूँ या वेवलेंथ की बात करूँ तो इसका ग्राफ कुछ तो ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, तो आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें वेवलेंथ तो, क्योंकि बहुत दूर दूर हैं तो वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन फ्रीक्वेंसी देख रहे हो कम, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर क्या, बनाइए इसको, उतारा, इसको उतारो, जिसने का रह गया उतारो, ये स्पेक्ट्रम बनाओ। फिर इसके बाद यहीं से हम विजिबल रेस की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। किसका रह गया, ये वाला, अरे वाह, आगे सबसे बैठी है लेकिन उतार कुछ नहीं रही है। इसमें उतारने के बेटा दो मेन पॉइंट हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है। ये डायग्राम आप अभी बना नहीं पाओगे, मॉड्यूल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये और ये बना लो, ये तो आपको इंटरनेट पे ही मिल जाएगा, मॉड्यूल में ही मिल जाएगा, बस आपको मेरी तरह ही टाइप करना है। ये 2 पॉइंट्स उतार लो। अब इसी में ही हम आगे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा बताया था मैंने। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बताई, सॉरी वेवलेंथ रेंज बताई थी।
हाँ आप कह रहे हो नहीं बताई, देख उसने बता भी दिया कितनी बताई थी। क्लास में ध्यान दीजिए बेटा। कोई बात नहीं, होता है। तो कभी कभी चीज़ें स्किप हो जाती हैं आपस में बात करने में, या कभी कभी हमारा ध्यान नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट होती है स्पेक्ट्रम में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके नैनोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद मैंने नैनोमीटर के बारे में ही बताया था। 1 नैनोमीटर कितना होता है? -9। वेरी गुड, 10⁻⁻⁹। अभी मैं आपको 10⁻⁹ तक जितने भी आ रहे हैं ना सारे याद करा दूंगा, देखना पढ़ा पढ़ा के आपको अपने आप याद रहेगा। और ये कहाँ तक काम आएगा? आपके आगे तक काम आएगा, अगली क्लास तक, ठीक है। क्यों हंसी आ रही है? आगे बैठो, आगे की सीट पर बैठ जाइए। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था, ठीक है। उतार लिया बेटा? अरे गर्मी क्यों हो रही है, एसी चल रहा है यार। अरे यार डोर ओपन है, आप बंद कर देंगे प्लीज? आप वो फैन भी चला सकते हैं, वो आपको हवा देगा। ये वाला भी फैन आप चला सकते हैं, ये वाला फैन भी आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट के बारे में हम पढ़ रहे थे। चलो, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, इसमें कौन कौन से कलर आते हैं, इसका स्पेक्ट्रम अगर हम देखें, ये विजिबल लाइट है, विजिबल रेज है। विजिबल रेज को ही हम अगर विजिबल रेज को ही मैं आगे इस तरीके से बढ़ा दूं तो कौन कौन से कलर आते हैं? आप जानते हैं जो बनता है विबग्योर, है ना, एक्रोनिम है इसके लिए, ये हमने पढ़ा है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सबसे पहला कलर क्या होता है? वायलेट, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद ब्लू, वेरी गुड। आफ्टर दिस ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या आएगा? ऑरेंज, येलो आएगा। अरे VIBGYOR इसको देख के भी गलत बता रहे हो। GY, येलो। चलो येलो, येलो के बाद क्या आएगा? अब ऑरेंज आ जाएगा। आफ्टर ऑरेंज लास्ट में क्या आएगा? रेड। क्लियर है? तो ये हमारे विजिबल लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। विजिबल रेस का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, इसमें ये कलर पाए जाते हैं। क्लियर है? अब इस कलर में सबसे पहला कलर कौन सा है हमारा? वायलेट। लास्ट कलर कौन सा है? रेड। मैंने वेवलेंथ रेंज की बात करी थी, है ना, वेवलेंथ की रेंज हमने पढ़ी थी, वो क्या थी? हाँ, तो हमने बच्चों इसके बारे में पढ़ा था कि ये 400 नैनोमीटर से लेके रेड का जो होगा वो 700, लगभग 700 नैनोमीटर होगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं होता, आसपास होता है। तो लगभग इतना होगा, इसके बीच में ही ये सारे कलर्स होंगे, ये इनकी हमारी रेंज है। क्लियर है? यही हमारी क्या है? इनकी रेंज है। तो ये आपको याद रहेगी सब बच्चों को। क्लियर है? ये स्पेक्ट्रम याद रहेगा, कौन कौन से कलर होते हैं, इसका आगे भी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे विजिबल रेस का स्पेक्ट्रम होता है। यही कलर हैं जो आप दुनिया में देख पाते हो, या इनके मिक्स करने से जो कलर बना है ये देख पाते हो। और ये सारे कलर मोनोक्रोमेटिक होते हैं। सारे कलर क्या होते हैं? एक वर्ड याद रखना, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। ये सारे कलर क्या हैं? मोनोक्रोमेटिक। क्या है ये? अरे तेज बोलो। मोनोक्रोमेटिक। तो ये सारे कलर मोनोक्रोमेटिक होते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर सिर्फ एक यही कलर है और कोई कलर नहीं है, और कोई कलर इसमें नहीं है। यानी वायलेट किसी और 2-3 कलरों से मिक्स होकर वैसे नहीं बना है। क्लियर है? आप इसको बना तो सकते हो, लेकिन हमारे इसमें विजिबल रेज के स्पेक्ट्रम में ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। क्लियर है? ये आगे फर्दर और कुछ और कलर में डिवाइड नहीं हो सकती। ऐसे ही इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
ये सारे मोनोक्रोमेटिक कलर्स होते हैं। मोनो मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर, जो एक ही कलर से बना हो। क्लियर है? तो जैसे कि विजिबल रेज, विजिबल लाइट होती है, वो आपको अगर मैं बात करूँ सारी कंबाइन कर दूँ तो ये वाइट कलर बनता है ना। सन की रेज वाइट कलर की दिखाई देती है ना आपको, लेकिन जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो वो इन 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसके बाद फर्दर डिवाइड अगर करना चाहे तो नहीं होती, जिससे पता लगता है कि ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट्स होती है। तो ये सारे जो कलर्स हैं सारे ये सारे विजिबल रेज जो हैं, लाइट्स हैं, ये मोनोक्रोमेटिक होते हैं। बताओ बात क्लियर हुआ? मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझ में आया क्या होता है? चलो, तो ये हमारा जो है, यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। लिख लीजिए इसके बारे में, जिसमें हमने विजिबल रेज के बारे में पढ़ लिया। तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। चेंज कर दूं? उतार लिया सबने? बेटा उतार लिया? चलो, तो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। व्हाट इज अ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, अगर इसके बारे में बात करूं, सो इट इज अ नैरो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये एक नैरो बैंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, विच कैन बी सीन बाय द ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे लिख लेते हैं, इट्स अ नैरो बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच ह्यूमंस कैन सी is called visible light spectrum. Visible light स्पेक्ट्रम, इसी को ही हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? विजिबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। गॉट इट? सबको क्लियर? समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, या लास्ट क्लास में से किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, अच्छे से रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। आज की क्लास यहीं तक, ठीक है? और मेरी घड़ी पीछे है, कौन सा वाला? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, पीछे से, पीछे वाली सिर्फ इसी को ही। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट होता है। अभी नैरो बैंड ही तो है ना? क्या विजिबल, क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो एक काफ़ी बड़ा बैंड है, क्या सबको देख सकते हैं? नहीं, उसके एक छोटे पार्ट को देख सकते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ अ नैरो बैंड। ये एक नैरो बैंड होता है, ठीक है, जिसको ह्यूमंस देख सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इसको विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना? और जिसमें क्या क्या आता है, इसमें अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आता है। क्लियर है? विबग्योर एक्रोनिम से इसको याद कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी रेंज भी हमने याद करी थी। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो क्या होगा बताओ? फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं वायलेट से रेड की तरफ जाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी, तेज बोलो सारे, डिक्रीज होगी। तो हम बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। और वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं वेवलेंथ इंक्रीजेस। दैट्स इट, यही तक हमें याद करना था और हमने याद भी कर लिया। देखो क्लास में याद कर लिया ना। एक बार घर पे जाके और पढ़ लोगे क्या याद नहीं हो जाएगा ज़्यादा टाइम तक? फिर हफ्ते में एक बार और अगर देख लिया तो कुछ दिन और याद हो जाएगा। फिर ऐसे बीच बीच में अगर आप देखते चले गए तो याद हमेशा रहेगा। पेपर पे फिर लोड नहीं आएगा जब पेपर का टाइम आ जाएगा। क्लियर है?
अब थोड़ी आसान बनी क्या फिजिक्स हैं? पहले थोड़ी लगती होगी मुश्किल है, समझ नहीं आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा इजी हुआ, अभी और इजी बनाएंगे, अभी बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें आएंगी, उसको इजी करके पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलो बाकी का नेक्स्ट क्लास में करते हैं।